हाँ जी, आवाज आ रही थी। जी सर, आ रही है आवाज। चल चलें जी, आज हमारा होपफुली जो है ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट ऑफ मार्केट रिस्क। इसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी का क्या शेड्यूल आता है, उसके मुताबिक फिर हम इसको कैरी करेंगे। अब ये लास्ट टाइम तक हमने स्पॉट रेट के बारे में पढ़ा था, फ्यूचर रेट के बारे में पढ़ा था, फॉरवर्ड रेट के बारे में पढ़ा था। और इसके अंदर हमने देखा था कि ये जो फॉरवर्ड है ये हाँ जी, उसके बाद हमने ये देखा था कि जो स्पॉट रेट था, फॉरवर्ड रेट था, उनको हमने देखा था। फिर उसमें हमने प्रीमियम और डिस्काउंट को देखा था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम जो है वो कुछ और टेक्निक्स देखेंगे, जिससे हम देखेंगे कि मार्केट रिस्क को कैसे जो है वो हेज किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है। तो इसमें एक और जो है वो बड़ा कॉमन है, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इसको हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट के ऊपर हम एक रेट मुतय्यन कर लेते हैं टू बाय और सेल विद एनी मनी चेंजर और अ बैंक। उसके अंदर क्या होता है कि जो बैंक है वो आपसे एक फ्यूचर के अंदर रेट जो है वो डिसाइड कर लेता है, और फिर वो जो बैंक है वो आपके साथ बाउंड होता है कि वो आपको वो चीज जो है वो जो स्पेसिफिक रेट है उस पर आपको सेल करे या खरीद ले। हम क्योंकि एक केस स्टडी जो है पिछले लेक्चर से उसी को हम कैरी कर रहे हैं, जिसके अंदर एक कंपनी है जो ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है, यूके बेस्ड, और उसने अपने यूएस कस्टमर को चीजें सेल की हैं तो 1 मिलियन पाउंड की। और अब वो ये है कि पेमेंट जो आनी है वो डॉलर्स में आनी है। वो कंपनी जो है उसको हम ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले जो है वो हमने मुख्तलिफ ऑप्शन डिस्कस की थी, जिसके अंदर इनवाइस इन लोकल करेंसी था, नेचर हैज था, लीव्स एंड लैग्स था, डूइंग नथिंग था। तो अब हम कुछ डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज जो है एक फॉरवर्ड मार्केट का है। ये ऑलरेडी आप लोगों ने अगर इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा है, उसके अंदर भी डेरिवेटिव्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसके अंदर भी आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। इसी तरह फॉरवर्ड के साथ एक फ्यूचर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉरवर्ड और फ्यूचर में थोड़ा सा फर्क होता है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये रेगुलेटेड होते हैं, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है रेगुलेटेड नहीं होते। इससे मुराद क्या है कि फ्यूचर्स जो हैं ये, अब आपको अगर कोई फ्यूचर चाहिए किसी खास करेंसी में या किसी खास कमोडिटी में, तो उसके जो फ्यूचर्स हैं वो बाकायदा से स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ट्रेड हो रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जाएं तो वहां पे भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन उसके मुकाबले में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ऐसे ट्रेड नहीं होते। फिर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनकी स्टैंडर्डाइज मेच्योरिटी होती है, ये लिमिटेड कमोडिटीज में अवेलेबल होते हैं। उसके मुकाबले में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्लस इसको और किसी करेंसी में हम अगर जो बायर और सेलर अगर एग्री हैं तो वो उसको कर सकते हैं। और ये दोनों जो टेक्निक्स हैं ये बड़ी कॉमनली यूज होती हैं टू हेज और मैनेज दी मार्केट रिस्क। और जो करेंसी फ्यूचर्स हैं वो मैंने पहले भी कहा है, ये बहुत कम करेंसीज में अवेलेबल होते हैं। जो बड़ी कॉमन सी करेंसी है जिसमें यूएस डॉलर्स है, यूरो है, पाउंड है, उसके बाद सर जापानी। जी जी प्लीज। सर शेयर तो कर दे स्क्रीन। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपको? सर हो तो नजर इधर तो नहीं हो रही सर। चले मैं दोबारा देख लेता हूँ। चले, यस। हाँ जी, अब होगी जी शेयर। यस सर, हो गई है, थैंक यू सर। चले चले, वेलकम जी। ये मैं आप स्लाइड्स भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो इसमें अब हम फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट्स का बेसिकली क्या है आपस में कंपैरिजन देख रहे हैं। तो मैंने अभी भी बताया है कि जो फॉरवर्ड है वो किसी भी करेंसी में हो सकता है, किसी भी अमाउंट में हो सकता है, किसी भी मेच्योरिटी का हो सकता है। लेकिन उसके मुकाबले में फ्यूचर जो है मार्केट्स वो ज्यादा रेगुलेटेड होती हैं, जैसा कि अब स्टॉक मार्केट है।
तो अब उसी तरह के स्टॉक मार्केट में जो मुख्तलिफ फ्यूचर्स हैं, मुख्तलिफ कमोडिटीज़ के, मुख्तलिफ करेंसीज के, वो ट्रेड हो रहे हैं। इसके अंदर जो करेंसीज हैं वो भी सिलेक्टेड होती हैं, स्टैंडर्ड उसके पैरामीटर्स होते हैं जो SOPs होते हैं। फिर उसके बाद इस तरह उनकी मेच्योरिटी जो है वो स्टैंडर्ड होती है। फिर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये इलिक्विड होता है। इलिक्विड से मुराद ये है कि अगर आप इसको कल को कहीं पे जल्दी कैश करवाना चाहते हैं तो ये बहुत कम है कि कहीं पे मैच्योर हो जाए। लेकिन उसके मुकाबले में जो फ्यूचर होता है, क्योंकि ये रेगुलेट होता है, ये बिल्कुल इसका कंपैरिजन अगर हम देखें, सबसे आसान जुबान में ये है कि अगर मैंने पार्टनरशिप का बिजनेस किया है तो उसमें अपना शेयर अगर मैंने बेचना है तो उसमें मुझे पार्टनर की कंसर्न भी चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर मेरे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी का कोई शेयर है तो उसको मैं किसी भी टाइम आसानी से जो है वो स्टॉक मार्केट में जाके विदाउट द कंसर्न ऑफ अदर शेयर होल्डर्स मैं उसको सेल कर सकता हूँ, इस तरह परचेज कर सकता हूँ। तो इसी तरह अब वो क्या हो गया, वो फॉरेन कैश में कन्वर्टेबल है, लेकिन जो पार्टनरशिप का शेयर है वो कैश में कन्वर्टेबल नहीं। यही वाला फर्क जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी होता है। फिर उसके बाद जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं ये सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं। सेल्फ रेगुलेटेड से मुराद ये है कि जो दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं, उन्होंने आपस में जो चीजें डिसाइड कर ली वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो फ्यूचर मार्केट्स हैं ये रेगुलेटेड बाय दी अपना फाइनेंशियल रेगुलेशन जो है, स्टेट बैंक हो गया जिसमें गवर्नमेंट हो गई, ये सारे जो है वो उसको रेगुलेट करते हैं। इसके बाद जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके लिए जो है वो आपकी क्रेडिट वर्थीनेस जो है वो बड़ी मैटर करती है दोनों पार्टीज की जो है, कि अगर दोनों में से एक पार्टी की भी जो है रेटिंग या कोई मसला है तो वो फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी वो एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर मार्केट्स रेगुलेटेड है इसलिए अब उसके अंदर जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आ जाती है। फिर इसके अंदर कैश फ्लो ओनली मेच्योरिटी, ये अगर हम देखें तो ये इलिक्विड को ही आगे उन्होंने सब एक्सप्लेन किया है कि जो इलिक्विड है उसमें क्या है, जब तक मेच्योरिटी नहीं होगी आपको वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अब अगर आपको पैसों की जरूरत है तो क्योंकि ये जो फ्यूचर मार्केट्स हैं ये लिक्विड है तो ये आसानी से जो है वो हो जाती है। फिर उसके बाद ये जो सेटल्ड होती है बाय एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जब दो पार्टीज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जब तक वो आपस में गिव एंड टेक नहीं कर लेती ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। और ये जो है ये मार्केट में डेली बेसिस पे जो है ये इसकी एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो सारा जो है वो चलता है। ये रेगुलेटेड की वजह से जो फ्यूचर मार्केट्स हैं उसमें वो जो सेटलमेंट वाला अल्टीमेटम है वो ऑफसेटिंग ट्रेड या किसी तरह भी हो सकता है। उसके बाद ये जो फॉरवर्ड है इसके अंदर हम हेज करते हैं फॉरवर्ड रेट लेके या फॉरवर्ड रेट का जो है वो बाय और सेल का करके। तो उसके अंदर जो है वो हम जो ट्रांजैक्शन है जो फ्यूचर के अंदर हमें गेन और लॉस होता है खरीदने के ऊपर, हम उससे ये चीज को सेटल करते हैं। तो ये दोनों में ये बड़ा कॉमन सा फर्क है। इसके अलावा भी अगर आपने पढ़ा है, मेरे पास नोट्स भी हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे आपको लगेगा कि ये चीज हमने अभी और पूछनी है तो वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। फिर इस तरह ऑप्शंस हैं, फॉरवर्ड ऑप्शन। ये अब ऑप्शन और फ्यूचर में थोड़ा सा फर्क होता है, फॉरवर्ड फ्यूचर और ऑप्शन में। जो ऑप्शन होती है इसके अंदर जैसा कि नाम से शो होता है, इसके अंदर एक पार्टी जो है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन उसके मुकाबले में जो दूसरी पार्टी होती है वो ऑप्शन उसका राइट होता है, वो चाहे एग्जीक्यूट करे या ना करे। इसकी आसान से एग्जांपल ये है कि अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दो पार्टीज आपस में रेट तय करती हैं फ्यूचर डेट के ऊपर। उस रेट के ऊपर वो जो दोनों पार्टीज होती हैं वो लीगली बाउंड होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन उसके मुकाबले में जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो होती है वो जो बाय और सेल करना चाहता है, जो ट्रेडर, जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होता है, उसके पास ये एक ऑप्शन आ जाती है कि वो चाहे करेंसी जो है वो खरीदे या बेचे। वो अब उस दिन जाएगा, उस दिन अपने हिसाब से देखेगा। अगर उसका रेट जो है वो मकबूल हुआ तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं होगा तो वो बाय ला बाउंड नहीं है। तो यही चीज जो है ये, लेकिन दूसरी तरफ जिसने ऑप्शन दी है वो लीगली बाउंड है, वो ये नहीं कह सकता जी मैं अब नहीं चाहता। इसमें सिर्फ एक पार्टी को ऑप्शन मिलती है, दूसरी पार्टी जो है वो लीगली बाउंड होती है।
ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखेगा। फ्यूचर्स के अंदर, फॉरवर्ड्स के अंदर दोनों पार्टीज लीगली बाउंड होती हैं। इसके अंदर एक पार्टी जो है वो लीगली बाउंड होती है और दूसरी पार्टी जो होती है उसके पास ये ऑप्शन होती है, राइट होती है कि वो उसको एग्जीक्यूट करे या ना करे ऑब्लिगेशन। और इसके लिए फिर होता ही है कि ये जो ओटीसी ओवर द काउंटर मार्केट्स हैं या बाकी जिस तरह बहुत सारे बैंक्स हैं या बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वहां पे भी ये चीजें सारी जो है ये सेल परचेज की जाती हैं। और इसके अंदर दो होती हैं। इसको हम एक ऑप्शन को हम कॉल ऑप्शन कहते हैं। कॉल ऑप्शन जो होती है वो राइट टू बाय कहते हैं जिसको, यानी कॉल से मुराद है कि मैं, मेरी अपना मर्जी होगी मैं खरीदूंगा, नहीं मर्जी होगी मैं नहीं खरीदूंगा। यानी अब यहाँ पे जो खरीदार है, बायर जो है, उसके पास अपना ऑप्शन है, लेकिन जो सेलर है वो लीगली बाउंड है। लेकिन उसके मुकाबले में जो पुट ऑप्शन होती है उसमें राइट टू सेल होता है सेलर के पास। अब जो बायर होता है वो लीगली बाउंड होता है। तो ये चीज जो है इसमें बड़ी क्रिटिकल भी होती है और स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन अगेन मैं बता दूं, उसमें राइट टू बाय होता है, जबकि जो सेलर होता है वो लीगली बाउंड होता है। उसके मुकाबले में जो पुट ऑप्शन होती है उसमें जो सेलर होता है उसके पास ऑप्शन होती है और जो बायर होता है वो लीगली बाउंड होता है। तो ये चीज जो है ये इसको लाजमी आप गौर से पढ़िएगा भी और समझ के अच्छी तरह ज़हन में भी रखना है। ये कुछ मैंने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जो है इनका आपस में डिफरेंस जो है वो आपसे शेयर किया है। इसके अंदर अगेन वही है कि जो कॉल ऑप्शन है उसमें जो है वो राइट टू बाय है, तो उसके मुकाबले में जो पुट ऑप्शन है उसमें राइट टू सेल है। और जो अपना कॉल ऑप्शन होती है उसमें अगेन मैंने कहा है कि जो सेलर होता है वो उसका राइट होता है, जबकि बायर जो है वो लीगली बाउंड होता है एग्जीक्यूट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। और पुट ऑप्शन में इसका वाइस वर्सा है कि जो सेलर है वो लीगली बाउंड होता है और जो बायर है वो अपना जो है वो उसके पास राइट होता है। तो ये जो है मुख्तलिफ हमने आज से चार ऑप्शन अपना मुख्तलिफ जो है वो हैजिंग टेक्निक्स पढ़ी है, जिसके अंदर जो है वो हमने मुख्तलिफ हैजिंग टेक्निक्स जिसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऑप्शन हैं, उसको पढ़ा है। उससे पहले हमने जो है वो मुख्तलिफ और टेक्निक्स पढ़ी थी। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो आप कर लें, तो फिर मैं ये आपसे स्लाइड्स भी शेयर कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं इसके बारे में क्वेश्चन करूँगा, फिर हम एक और नेचर हैज की एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कि ये नेचर हैज के अंदर जो है ये एक नेटिंग टेक्निक्स होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपना जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है उसका वॉल्यूम कोशिश करते हैं कि वो कम से कम हो। उसको जब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करेंगे तो हम देखेंगे कि पहले जो एक कंपनी का अगर रिस्क एक्सपोजर जो है वो से 10 मिलियन का है, तो जब वो नेटिंग की टेक्निक अडॉप्ट करती है या जिसको अपने नेचर हैज पढ़ा है, जब वो उस टेक्निक को अडॉप्ट करती है तो उसका तकरीबन 80 से 90% जो वॉल्यूम है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। और ये जो नेटिंग का सिस्टम है ये याद रखिएगा, ये कुछ ममालिक में अलाउ है, कुछ में नहीं है। इनको हम डिटेल में फ्यूचर में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने अगर कहीं से कोई फॉरवर्ड पढ़ा हुआ है, फ्यूचर पढ़ा हुआ है, आपने फिर उस पर कोई क्वेश्चन करना है तो वो मेरे से अभी कर लें। मैंने ज्यादा अपना जो कोर्स है उसको ज्यादा लेंथी नहीं किया, अभी स्टेप्स छोटे छोटे रख के मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लेंगे।
हाँ जी, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो पूछ लें प्लीज। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ पे अपलोड करते हैं आप? ये अपना जो है ना यूट्यूब पे मैं लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा जी। ठीक है सर।